ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ तक आपने पढ़ा था आपको बस हायरार्की याद रखना, नहीं तो जहाँ पे भी दिक्कत आएगी मैं आपको वापस बताऊंगा। हायरार्की इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक। तो ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक में क्या होता है, जावा ट्राई ब्लॉक आता है अपने को। ठीक है, तो कैच ब्लॉक में क्या होता है वो एक बार उसका थ्योरी देख लेते हैं और फिर मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल्स आप साथ साथ करते रहना, जहां दिक्कत आएगी मेरे से पूछते रहना। ठीक है, अब इसमें मैं बस बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि अ ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक्स। ठीक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स मतलब एक से ज्यादा कैच ब्लॉक, और हर कैच ब्लॉक जो है वो डिफरेंट एक्सेप्शन हैंडलर जो है अपने पास रखेगा। ठीक है, सो इफ वी नीड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एट द अकरेंस ऑफ डिफरेंट एक्सेप्शन, तो मल्टीपल कैच ब्लॉक जो है वो रेकमेंडेड होता है। फाइन, अगर ऐसा कुछ केस होता है तो मल्टीपल कैच ब्लॉक जो है वो रेकमेंडेड होता है। दैट्स द पॉइंट इज। ठीक है, अब जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे कि मान लो एट अ टाइम ओनली वन एक्सेप्शन अकर्स एंड एट द टाइम ओनली वन कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। तो ये तो पक्का है कि एक साथ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वन बाई वन होगा, है ना, पाइपलाइन टाइप के वो होते हैं, तो एक बार में एक ही एग्जीक्यूट होगा। दूसरा पॉइंट इसने ये कहा है कि ऑल कैच ब्लॉक मस्ट बी ऑर्डर्ड फ्रॉम द मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा। ये यहीं पे जरूरत है कि हम हायरार्की को समझें, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, ये भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। अब इसने एक एग्जाम्पल ले लिया है अभी बता के, बट ये सही नहीं है कि हम यहाँ से सीधा एग्जाम्पल पे शुरू करें। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि जो हमारे को ट्राई विथ कैच ब्लॉक की जरूरत क्यों पड़ी। Suppose somebody is asking our name or somebody is asking our section name, so we are saying that I'm teaching in Virtusa, and you are also saying that we are in Virtusa, we are Virtusa students. Fine, and at the same time they are asking for what is your roll number, we are saying we are from Virtusa. What is your name, we are saying we are from Virtusa. Like that only. Fine, so this kind of problem cannot be tackled by single catch and try. Fine, if we are getting every time we are getting the same answer, and every time we are getting same solution for different problems, there are lots of problems while handling the exception. जब आप exception को handle करते हो तो वहां पे बहुत सारे problem आते हैं, लेकिन every time we cannot handle all the specific exceptions or general exceptions with a single try catch block. इस कारण से मल्टीपल कैच ब्लॉक जो है उसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, काम तो हमारा पहले भी हो रहा था ट्राई और कैच से। तो आपको याद इसमें क्या रखना है, रिकॉल करना है आपको कि ट्राई के अंदर हमेशा आप रिस्की कोड को डालते थे। याद है आपको, when we are making or when we are creating a try block, we always put risky code into it, that particular try block. And then there is a catch where we have put the exception part, what kind of exception it is handling. Fine, so handler code will be put into the block called catch. Fine, so if there is a two types of exception or three types of exception in a try block, अगर risky code मान लो दो तीन हो, दो लाइन में हो, चार लाइन में हो, 1000 लाइंस में हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे फ्लो करता है और क्या दिक्कत आती है अगर इस वाले सेक्शन में।
ठीक है, ये वाला सेक्शन में मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट बताया था कि ट्राई जो है वो मेन फ्लो होता है और कैच जो है वो अल्टरनेट फ्लो होता है। यहाँ से आप ये कभी मत भूलना, इसको हमेशा रिकॉल करना। तो जो मेन फ्लो होता है, अगर मान लो उसमें इट इज नेवर रिकमेंडेड कि वी शुड कोड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोड देयर ओनली, सो इट्स नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज जैसे ही उसको पहले बार में एक्सेप्शन मिला ट्राई के अंदर रिस्की कोड में, उसका कंट्रोल कहाँ पे आ गया, कैच के पास। और कैच के पास जब उसका कोड आ गया तो वो कभी भी बाइलेटरल नहीं होगा, मतलब कैच से कभी भी फ्लो जो है कंट्रोल का वो ट्राई में नहीं जाएगा, ट्राई से कैच में जाएगा। ठीक है, सो इट्स अ रॉन्ग वे, ये तरीका गलत है। फ्लो विल बी लाइक दैट ओनली ऑलवेज। ठीक है, ट्राई टू कैच, अगर एक बार ट्राई वाला जो स्टेटमेंट छूट गया वो छूट गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड। फाइन, तो जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन आया, और कैच ब्लॉक ये भी पढ़ा था हमने कि कैच ब्लॉक जब कोई एक्सेप्शन आकर ही नहीं करेगा तो उसके लिए कैच ब्लॉक काम ही नहीं करेगा। कैच ब्लॉक इज ऑलवेज देयर फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस। इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, कैच ब्लॉक वोंट वर्क। कैच ब्लॉक जो है वो आइडल कंडीशन में रहेगा, इट वोंट वर्क, और फिर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा एंड सो ऑन। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपने को यहाँ पे जानना जरूरी था। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास जो है एक ही ट्राई में, हमारे पास जो है वो एक ही ट्राई के अंदर, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर ठीक है, एक ही ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास मान लो कि एक से ज्यादा एक्सेप्शन है। सपोज करो कि हमारे पास अर्थमेटिकल एक्सेप्शन भी है, फाइन, फिर हमारे पास एसक्यूएल एक्सेप्शन भी है, फाइन, फिर हमारे पास फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तीनों एक्सेप्शन साथ में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और हमने यहाँ पे फिर दिया कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक के अंदर जो तुमने एक्सेप्शन पास करा वो करा तुमने नॉर्मल एक्सेप्शन, और यहाँ ई पास करा, इसको कर दिया क्लोज। अब मैं तुम्हें हायरार्की दिखाता हूँ, वो कभी मत भूलना। देखो, थ्रोएबल जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये देखो थ्रोएबल जो कि पेरेंट क्लास है, उसके बाद थ्रोएबल के बाद जो एक्सेप्शन है वो हमारा पेरेंट क्लास है अल्टीमेट। एरर वाला पार्ट भूल जाओ, दैट्स अनचेक्ड फॉर यू। तो ये जो तुम्हारा एक्सेप्शन है वो पेरेंट क्लास है अब थ्रोएबल के बाद, और ये सारे जो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस हैं वो इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, एक्सेप्शन इज द पेरेंट क्लास, ये याद रखना है बस। ठीक है, यही आगे काम आना है, तो इसलिए मैं इसको बार बार जो है एम्फेसाइज कर रहा हूँ और ये मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम देखते हैं। देख रहा हो, तो ट्राई करा, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या क्या है, फाइल नॉट फाउंड भी है, और यहाँ पे जो है वो ट्राई ब्लॉक जो है वो मैंने क्लोज नहीं करा, तो मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। नाउ इट्स फाइन। कैच ब्लॉक आया, कैच के अंदर एक्सेप्शन ई दिया तुमने, और ई देने के बाद इस ब्लॉक के अंदर तुमने कुछ यूज करा, और यूज में कुछ स्टेटमेंट पास कर दिया। ठीक है, और इसको फिर वापस तुमने क्लोज कर दिया। ठीक है, बट देर आर, कैन यू सी दैट, ये देख रहे हो यहाँ पे हाउ मेनी एक्सेप्शन आर देयर इन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। जैसे ट्राई जब ब्लॉक लिया तुमने तो इसके अंदर 3 एक्सेप्शंस हैं, और तीनों अलग अलग स्पेसिफिक 3 टाइप्स के एक्सेप्शंस हैं। पहला है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, दूसरा है एसक्यूएल, और तीसरा है फाइल नॉट फाउंड। बट वी आर यूजिंग ओनली वन कैच ब्लॉक विच इज, आई मीन इट विल हैंडल वन बाय वन, ये हमने पढ़ा, और ये एक बार में एक ही एक्सेप्शन हैंडल करेगा।
और एक्सेप्शन जो है वो पेरेंट क्लास है। अब उसके जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं, वो तो तुमने इसमें मेंशन ही नहीं करा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये कहना है कि जो इस तरीके का प्रोग्राम होगा वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इट्स नॉट बीन, इट इज नॉट recommended. फाइन, इट्स नॉट recommended। क्यों? क्योंकि ये recommended इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर ईच एक्सेप्शन, we need separate catch block। फाइन, देख रहे हो? This is the whole story कि for each exception we need a separate catch block। Fine, so जो लेफ्ट साइड में तुमको कोडिंग एग्जांपल दिख रहा है, it is not recommended। ठीक है, अब what is highly recommended, है ना? यहाँ पे तो ये कह रहा है, ये यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि for all exceptions, for all exceptions single और same handling code not allowed। बस इसका ये समरी है। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये मैं ये समझाना चाह रहा था कि if there are different kinds of exception, we cannot rely upon a single catch block। fine, and it is not a good programming practice, it is not recommended कि हम सिंगल कैच ब्लॉक से वो सारे एक्सेप्शंस को सॉल्व करें, और वो सॉल्व होगा भी नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए जो है मल्टीपल कैच ब्लॉक का ऑप्शन जो है ऑप्ट करता है और आपको प्रोवाइड करता है जावा। फाइन, सो दिस इज द होल स्टोरी, है ना? अब इसमें जो चेंजेस करेंगे हम, वो क्या करेंगे? सपोज करो कि वी आर मेकिंग अ कोड। मैं एक नया स्लाइड लेता हूं। सपोज we are taking a code called try, है ना? हमने यहाँ लिया try, और ठीक है, अब try के अंदर हमेशा हम क्या करते थे? रिस्की कोड डालते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको करते थे हम क्या? क्लोज। ठीक है, फिर हम यहाँ डालते थे कैच, और कैच के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और फिर उसका टाइप वट एवर इट मे बी। ठीक है, और इसका भी ब्लॉक बनाते थे। इस ब्लॉक के अंदर हम क्या डालते थे? इसके अंदर डाला हमने रिस्की कोड, है ना? और कैच ब्लॉक के अंदर हमने क्या डाला? एनी आंसर? हैंडलिंग कोड। हाँ, कोड हैंडलर बोल दो उसको, कोड हैंडलर, या फिर उसको आप बोल सकते हो ऑल्टरनेटिव। जो कि प्रॉब्लम आने पे क्या ऑल्टरनेटिव तुम यूज करोगे जो उसको वापस जो है वो चला देगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा। उसके बाद उस कैच ब्लॉक को भी हमने बंद कर दिया। फिर recommended क्या है? what code is recommended? highly recommended। ठीक है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। फिर तुमने ये एई को हैंडल करा। फिर पिछले प्रोग्राम में तुमने क्या दिया था? एक और एई था, फिर एसक्यूएल था, फिर फाइल नॉट फाउंड था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ करेंगे कि दूसरा वाला जो कैच ब्लॉक तुम बनाओगे, इसके बाद एक और कैच ब्लॉक बनाओगे, CATCH कैच ब्लॉक। इसके अंदर तुम दोगे फाइल नॉट फाउंड ही, फाइल नॉट फाउंड, और इसके अंदर दोगे ई, और इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होएगा। ठीक है, और ये क्या ऑप्शन देगा ऑल्टरनेटिव का? ये यहाँ पे जब ब्लॉक बनाओगे इसके अंदर देगा ये ऑप्शन कि यूज लोकल फाइल। अगर वो फाइल अलाउ वहां पे है नहीं
तो हमने क्या सीखा था सबसे पहले क्लास में ही एक्सेप्शन के, कि लोकल फाइल यूज कर लो, है ना, रिमोट फाइल की जगह, और इसको क्लोज कर दो। दैट्स ऑल्सो बीन डन। फिर आपका आएगा वापस कैच ब्लॉक, है ना, वापस कैच ब्लॉक आया, और इसके अंदर जो था वो था तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम, एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा वापस, ठीक है। फिर वापस हमने लिखा यहाँ पे कैच, और कैच के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ई नाम दे दिया इसको भी। और इसके अंदर हमने पास कर दिया कि आप इसके जगह ओरेकल डेटाबेस ले लो। अगर आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो कुछ भी अल्टरनेटिव पास कर दो, ओरेकल डीबी instead of my SQL DB, that's it, ठीक है। वॉट एवर, कैच किया, अब इसको क्लोज करा, ठीक है। सो दिस कोड इज हाईली रिकमेंडेड। मैं इसको फुल स्लाइड में ले जाता हूं। दिस कोड इज हाईली रिकमेंडेड। देख रहे हो, मतलब कि एक ही ट्राई ब्लॉक था, ट्राई ब्लॉक के अंदर रिस्की कोड था, रिस्की कोड के अंदर क्या था, रिस्की कोड के अंदर तुम्हें पता है क्या था, 3 एक्सेप्शंस थे जो तुमने राइज करे थे, ठीक है। उन तीनों एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करेंगे अलग अलग कैच ब्लॉक से, वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब जो एक्सेप्शन ई है, फाइन, जो एक्सेप्शन ई है, जो इससे पहले वाले ब्लॉक में था, एक्सेप्शन ई, है ना, ए ई नहीं होगा, सिर्फ एक्सेप्शन ई, वो डिफॉल्ट हैंडलर है। फाइन, आई एम गेटिंग इट टू द नॉर्मल फाइल। सो दिस एक्सेप्शन इज डिफॉल्ट हैंडलर, याद रखना। डिफॉल्ट हैंडलर का मतलब है कि जनरल एक्सेप्शन, ये पेरेंट क्लास है, याद रखना एक्सेप्शंस का। इसके बाद जो भी आएगा वो स्पेसिफिक होएगा, ठीक है। दिस इज अ पेरेंट क्लास, और इसके बाद जो भी आएगा वो स्पेसिफिक होगा। इतने में मैं यही समझाना चाह रहा था बस, कि ये जो तुम्हारा हायरार्की है, ये हायरार्की तुम्हारा एक्सेप्शन का हायरार्की है, और इसमें एक्सेप्शन जो है वो पेरेंट क्लास है, बाकी सारे इसके चाइल्ड क्लास हैं। ये तुमको याद रखना है, अभी बताऊंगा आगे क्यों। कंट्रोल फ्लो और जो कैच, मल्टीपल कैच को समझने के लिए, कि हाउ मल्टीपल कैच वर्क्स व्हेन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस देयर, फाइन। तो तुम किसी भी प्रोग्राम में नहीं फंसोगे, किसी के भी लॉजिक में नहीं फंसोगे। देन देयर इज अ कंसेप्ट कि हाउ ट्राई विथ मल्टीपल कैच वर्क्स, और ये जो पार्ट है ये कभी रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है। और अगर ये रिकमेंडेड नहीं होता है, हमने लिखा इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। फॉर ईच एक्सेप्शन वी नीड सेपरेट कैच ब्लॉक, फाइन। और हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर देयर इन द एग्जांपल? there are 3 exceptions in the example, but we are having only one catch block for the same, fine. So if we are having only one catch block, तो ये जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता है, इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो इस कारण से हर एक्सेप्शन के लिए अलग अलग हैंडलिंग कोड होना चाहिए। दिस स्लाइड मीन्स दैट ओनली। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो बताइए, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट वाला स्लाइड, कि हाईली रिकमेंडेड कोड क्या होगा। तो हाईली रिकमेंडेड कोड आपके सामने मैंने लिखा कि अगर मान लो कि इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम रिस्की कोड यूज करते हैं, फाइन, इफ वी आर यूजिंग रिस्की कोड विद दिस ट्राई ब्लॉक, और इसके इस रिस्की कोड के अंदर वो तीनों एक्सेप्शंस आ गए, याद रखना, इस रिस्की कोड के अंदर वो तीनों एक्सेप्शंस आ गए। नाउ हाउ मल्टीपल कैच विल वर्क, उसके लिए बताया इसने कि आपने 3 कैच जो है वो बनाए, ठीक है। अब इन 3 कैच में, प्लीज डोंट माइंड दिस, आई मीन ऑटो हैंडलर थिंग कि अपने आप ही हो रहा है, ठीक है। तो अब इस 3 कैच के अंदर आपने क्या करा, पहला जो था वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन था, तो उसके लिए आपने ई लिया। यू कैन चेंज ई टू सी और डी और समथिंग एल्स, बिकॉज इट इज अन वेरिएबल, इट इज एन ऑब्जेक्ट, यूजर डिफाइंड। फिर आपने उसके अंदर अल्टरनेटिव्स बताए, कोड हैंडलर, जो भी आप एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड यूज करोगे, दैट पर्टिकुलर कोड विल बी डिस्कस्ड।
देन देयर इज अ कैच फॉर फाइल नॉट फाउंड, कि रिमोट फाइल अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम उस रिमोट फाइल की जगह लोकल फाइल यूज करें. देन देयर इज अ कैच ब्लॉक फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड द ऑब्जेक्ट यू कैन यूज एनीथिंग. तो जब इसको तुम चलाओगे, जब आप अपने जेडीके के अंदर चलाना मोस्ट प्रेफरेबल, अदरवाइज जेडूडल में चलाना चलेगा वहां पे भी, Oracle DB इंस्टीड ऑफ MySQL DB और एनीथिंग. ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल्स तुम्हें बताता हूं जो तुम रन करा सकते हो. ठीक है, तो अब मेरे को उन एग्जांपल्स में बताना कि कौन सा सही काम कर रहा है और कौन सा नहीं. ठीक है, सो दिस विल मेक योर कंसेप्ट मच मोर क्लियर. फाइन, द नेक्स्ट एग्जांपल इज गोइंग टू क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट मल्टीपल कैच ब्लॉक. फाइन, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं कि हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं. ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू था. अब ये यूज कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, हाउ कंट्रोल फ्लो मूव फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अदर स्टेटमेंट, और वो किस पे रिलाई करेगा. तो उसके मैं आपको दो कंपैरिजन केसेस जो है वो बता रहा हूँ, उसको आप देखना और देन वी विल डिस्कस एंड आप रिस्पॉन्ड करना जब मैं बोलूँ आपको, या मैसेज में या फिर अपने आप को अनम्यूट करके. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. वी हैव टू सेलेक्ट अ न्यू स्लाइड, और ये भी हम कंपैरिजन स्लाइड लेते हैं, मैं इसमें बताता हूँ आपको. ठीक है, तो पहला प्रोग्राम हमने बनाया ट्राई. आप इसको ढंग से बनाना अपने कंपाइलर पे. ट्राई लिखा, ट्राई के बाद हमने लिखा उसका ब्लॉक लिख दिया. अब मान लो कि इसके अंदर हम देते हैं, ट्राई के अंदर जो रिस्की कोड है वो हमने दे दिया SOPLN. ठीक है, और इसके अंदर दे दिया 10/0, 100% एक्सेप्शन. ठीक है, इसके बाद हमने इस ट्राई ब्लॉक को कर दिया क्लोज. ठीक है, किस टाइप का एक्सेप्शन होएगा यहाँ पे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन फॉर श्योर. फाइन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना के लिख देता हूँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी लॉकर फॉर श्योर. फाइन, अब ये हो गया. अब इसको हैंडल करना है. ठीक है, हैंडल करने के लिए इसने इसके तुरंत बाद लिखा कैच. कैच हो गया है ना, कैच हो गया, और यहाँ पे आपने लिखा नॉर्मल एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन का नाम दे दिया ई. ठीक है, एक नॉर्मल एक्सेप्शन लिया आपने जो कि पेरेंट क्लास होता है, ध्यान रखना. ठीक है, और उसका नाम दे दिया आपने ई. और इसके अंदर जो है कुछ प्रिंट भी कराओगे, तो यहाँ पे इसको आपने करा ओपन, और इसके अंदर प्रिंट करा रहे हो SOPLN, और इसके अंदर प्रिंट करा रहे हो आप नॉर्मली एक्सेप्शन, और इसको कर दे रहे हो आप अब क्लोज. ठीक है, SOPLN के अपन बाहर निकले, और वापस लिखा आपने कैच. तो हमने यहाँ लिखा कैच, और यहाँ पे हमने लिखा इस कैच के अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई. अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई है ना, इसको करा अपन ने क्लोज. अब इसका भी यहाँ पे आपने ब्लॉक बनाया, और इस ब्लॉक के अंदर आपने लिखा है SOPLN, और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखा, AE लिख दो. ठीक है, इसको बाहर आए, क्लोज करा, और क्लोज करने के बाद मैं इसी प्रोग्राम को इस वाले पार्ट में भी कर रहा हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं दूसरा वाला पार्ट बताऊंगा. ठीक है, SOPLNE, और इसको अब आपने जैसे ही इसको पूरा करा तो यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम इसमें हो जाएगा, और इसको आपने कर दिया यहाँ पे, इसको क्लोज करेंगे, हो जाएगा इसी में. मैं एक बार इसको जो है वो फुल कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे. इट्स विजिबल नाउ. ठीक है, ट्राई लिया, ट्राई के अंदर रिस्की कोड दिया, रिस्की कोड जो है वो तुमने पता कर लिया कि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन टाइप का रिस्की कोड है. फाइन, अब मैं इसका थोड़ा साइज छोटा करता हूँ ताकि तुमको ये समझ में आए, और मैं इसमें ज़्यादा कोड लिख सकूँ. ओपन कर देते हैं.
24। ठीक है, तो अब ये वाला पहला कोड लिखा आपने, ठीक है। अब सेम कोड मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, आपको ये बिल्कुल विजिबल होगा आपके स्क्रीन पे। अब हम लिखते हैं दूसरा कोड, ठीक है, और फिर मैं आपसे अंतर पूछूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं पेरेंट पेरेंट बार बार क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, साइज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी करा, तो इट वोंट टेक मच टाइम, और सेम एज इट इज पेस्ट करा। ठीक है, चेंजेस क्या करना है, ट्राई लिया, एसओपेलियन 10/0 लिया, कैच लिया, कैच के अंदर एक्सेप्शन से पहले जो है वो तुमने ये वाला पार्ट पहले रन करा दिया, एक्सेप्शन से पहले एई। तो एई वाला पार्ट को ऊपर उठाओ, इसको यहाँ से करो कट, और यहाँ कर दिया आपने पेस्ट। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन ऐसे आ रहा है। अब ऑर्डर ऑफ एक्सेप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। तो इसका अपन टाइटल देंगे विच वन इज वैलिड, और ये टास्क जो है वो आपको छोड़ते हैं। फाइन, अब मैं इसको करता हूँ फुल स्क्रीन। अब आप कर सकते हो, सेम एग्जाम्पल है, और सेम एग्जाम्पल में जो है वो थोड़ा सा चेंज करा है हमने ऑर्डर, है ना, एक्सेप्शन ऑर्डर चेंज करा है। तो ये कैसे काम कर रहा है आपके हिसाब से, कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत, लेफ्ट हैंड साइड वाला सही है या राइट हैंड साइड वाला सही है? राइट हैंड साइड सर। राइट हैंड साइड, क्यों? क्योंकि सर उसमें जो पेरेंट क्लास है वो नीचे है और जो चाइल्ड क्लास है वो ऊपर है, और जो हाँ, पेरेंट क्लास होती है उसमें सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं चाहे वो कोई भी हो, पर कोई भी चाइल्ड हो। क्लास में जो हम डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ वही आएगी। हाँ, तो जब हमने ऐसे अगर इनहेरिटेंस के कंसेप्ट से चलो, अभी मान लो कि ये एक्सेप्शन वाले कंसेप्ट में तो हमने पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास समझा ही नहीं है, तो सारे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड की है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, मेथड ओवर राइडिंग में भी आपको सिखाया था, तो उसमें आपने देखा था ना कि जब चाइल्ड की प्रॉपर्टी के रेफरेंस में अगर तुम पेरेंट के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने जाओगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस में आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज पेरेंट प्रॉपर्टी इज नॉट, parent property is always a child property, but child property cannot be inherited to parents. फाइन, तो बस वो कंसेप्ट याद रखो। और अब यहाँ पे देखो कि इससे जस्ट पहले ये देखो, एक्सेप्शन जो है वो एक पेरेंट क्लास है, यही मैं समझा रहा था, एंड इट इज अ वेरी जनरल क्लास, डिफॉल्ट हैंडलर है ये, इसके अंदर ये सारे एक्सेप्शंस आएंगे। फाइन, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट क्लास है, इसके अंदर सारे जो है इसके चाइल्ड क्लास हैं। तो आपको कंट्रोल फ्लो भी याद होगा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो कि अगर आपने ये जैसे ही ट्राई से इसका जो है वो ट्राई वाले पार्ट से इसका जो कंट्रोल है वो कैच वाले पे गया, ठीक है, ट्राई वाले पार्ट से इसका जो कंट्रोल है वो कैच वाले पार्ट पे गया, ठीक है, और कैच वाले पार्ट पे जाने के बाद वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले फर्स्ट कैच पे जाएगा, फर्स्ट कैच पे ही उसको मिल गया एक्सेप्शन, ठीक है, और फर्स्ट कैच पे ही अगर उसको एक्सेप्शन मिल गया तो जो नॉर्मल एक्सेप्शन उसको मिल गया वो सेकंड कैच ब्लॉक पे कभी नहीं आएगा। तो जो दूसरा वाला कैच ब्लॉक है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इट विल नेवर गेट अ चांस, ठीक है। तो अगर ये इसको चांस ही नहीं मिलेगा, अगर ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन, पहला वाला एक्सेप्शन जो है वो पेरेंट क्लास है, तो पहले ही जो पेरेंट क्लास एक्सेस हो जाएगा उसके अंदर तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी आता है, ठीक है। तो जो कैच ब्लॉक है उससे ना स्टेटमेंट जो है ऊपर जाना है, ना उससे स्टेटमेंट जो है वो नीचे आना है, क्योंकि वो पहले बार में ही एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। एंड विच काइंड ऑफ एक्सेप्शन इट इज हैंडलिंग, नॉर्मल एक्सेप्शन, डिफॉल्ट हैंडलर। फाइन, तो अब जो दूसरा वाला कैच ब्लॉक है जो कि लेफ्ट साइड वाले कोड में देखना, जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए यूज हो रहा है, इट विल नेवर गेट अ चांस टू गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर अब इसको चांस ही नहीं मिलेगा तो ये हमेशा एरर देगा, और एरर क्या देगा कि जावा डॉट लैंग के अंदर जो अर्थमेटिक एग्जीक्यूशन है इट इज
नॉट बीन कॉट, है ना, और यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देगा ये, ठीक है। तो जो ऊपर वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड के कोड में जो मैंने लिखा है वो है एई एक्सेप्शन, उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, और पहला कैच ब्लॉक जो है वो एक्सेप्शन टाइप का दे दिया। जैसे ही आपने पहला कोड जो है वो एक्सेप्शन टाइप का दिया, इसका आउटपुट क्या प्रिंट होएगा, इसको हम स्किप करते हैं, और इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा, एक्सेप्शन, सही है। और एक्सेप्शन के बाद क्या है, एरर देगा, ठीक है। तो ये कभी भी प्रेफरेबल नहीं है, इट इज नॉट वैलिड टू यूज जनरल क्लास और अ पेरेंट क्लास बिफोर अ चाइल्ड क्लास, क्योंकि जेवीएम जो है वो ये हैंडल करता है सब एक्सेप्शन, और जेवीएम जो है वो कभी जो है वो टॉप टू बॉटम काम करता है ना। तो इन कैच के केस में ये कैसे काम करेगा, चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। कैच के केस में उल्टा है, चाइल्ड टू पेरेंट्स, पहले चाइल्ड जो है वो मल्टीपल कैच में आना चाहिए, देन पेरेंट एंड सो ऑन, फाइन। सो नाउ इन द राइट हैंड साइड, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड वाले कोड में। राइट हैंड साइड वाला जो कोड है उसमें क्या करा है हमने चेंज, कि पहले जो है वो चाइल्ड जो क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन उसको ऊपर करा है, और उसके बाद हमने जो है पेरेंट क्लास को दिया है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, पहले ये क्या प्रिंट करेगा, एई एंड देन एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि हमने इसका फ्लो जो है वो सही कर दिया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्सेप्शन इज इंपॉर्टेंट, फाइन। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हमेशा होगा ए ई, फाइन, एंड द सेकेंड आउटपुट कैन बी, सेकेंड आउटपुट क्या होगा इसका, एक्सेप्शन। अगर आपने यहाँ पे स्मॉल वर्ड दिया है तो स्मॉल वर्ड ही रहेगा, फाइन। यहाँ पे स्मॉल वर्ड दिया है तो ये भी स्मॉल वर्ड ही होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या समझा, द समरी इज कि व्हेन वी आर हैंडलिंग multiple problem or a single problem, whatever it has been mentioned in the try block, and we are handling it with multiple catch block, so the flow of multiple catch blocks should be like from child to parent, not from parent to child, क्योंकि अगर पहला वाला पेरेंट ही पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके अंदर तो सारे चाइल्ड आ गए, तो वो दूसरा कैच ब्लॉक पे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। जो कंट्रोल फ्लो है वो डिफॉल्ट हैंडलर को ही पॉइंट आउट करेगा, और उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक हैंडलर पे जा ही नहीं पाएगा और एरर देगा, ठीक है। क्योंकि टाइप जो था वो कौन सा था, अर्थमेटिक, और जब पहला वाला अपने पास मिल गया वो कौन सा मिल गया, डिफॉल्ट हैंडलर। तो प्रॉब्लम क्या आई कि कंट्रोल जो है कभी दूसरा वाला सेकंड कैच ब्लॉक पे गया ही नहीं। इन दैट केस, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द screen of the slide, you can see that the second catch block will never get chance to get executed. That's the problem. The second catch block will never get a chance to get executed. Why? Because we have used the wrong flow. And what is the right flow? We have used in the right side of the slide, which is from child to parents. कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझने में किसी को कोई भी दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, कि अभी हमने हायरार्की जो है वो क्यों डिस्कस करा था, कि इट कैन नॉट बी काइंड ऑफ जनरल थिंग, है ना। अगर मान लो कि ऊपर में तुम पेरेंट क्लास दे देते हो तो उस पेरेंट के सारे चाइल्ड अपने आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली एरर देगा। और वो कभी भी अपने, जैसे कि अगर मान लो कि कोई लेटर हमारे पोस्ट पे आता है, तो आता है जैसे कि मान लो कि XYZ सन ऑफ ABC, तो वो एक्चुअली जो XYZ है उसको नहीं ढूंढ रहा होता है, वो एक्चुअली हमारे पेरेंट का नाम ढूंढ रहा होता है जो पोस्टमैन होता है, और वो उन्हीं को डिलीवर करता है, ठीक है। तो जो सन ऑफ हमने लगा दिया उससे क्या है कि हमारा इंपॉर्टेंस कम हो गया, एंड दैट पर्टिकुलर सन और डॉटर और द चाइल्ड क्लास विल नेवर गेट चांस टू एग्जीक्यूट, ठीक है। फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो तुम्हारे नाम का यूज करेगा, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल डिफॉल्ट हैंडलर होगा, जो डिफॉल्ट हैंडलिंग कोड होगा, वो समझ लो ग्रैंड पेरेंट हो गया। अब ग्रैंड पेरेंट के नाम से आ रहा है तो फिर हमारे फादर का नेम जो है वो वहां पे मायने नहीं रखेगा।
तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि जैसे कि कोई कार्ड हो या फिर कोई भी राशन कार्ड हो या फिर कोई भी चीज हो वो हमारे फादर के नाम पे बने या फिर हमारे नाम पे बने, ग्रैंड पेरेंट के नाम पे चल रहा है वो, ठीक है। इसलिए ये क्या बोलते हैं कि दैट्स फादर नेम विल नेवर गेट अ चांस टू गेट इनटू द कार्ड नेम और एनीवेयर इन any documents. So that's the same case in the catch part. Fine, the flow is like from child to parent, ताकि जो चाइल्ड वाला ब्लॉक है वो भी एग्जीक्यूट हो। अगर पहले ही तुमने पेरेंट क्लास दे दिया है तो सिर्फ पेरेंट क्लास एग्जीक्यूट होगा और बाद में एरर देगा, क्योंकि एक कोड जो है वो हैंडल होने से बच गया है। एंड देयर कैन बी थाउजेंड ऑफ कोड कैन बी लेफ्ट ड्यू टू दिस रॉन्ग कंसेप्ट। सो व्हाट इज द राइट कंसेप्ट? टू गो विद द फ्लो, टू गो विद द फ्लो फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, दैट्स द होल स्टोरी। फाइन, अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। एक और केस है, इसको मैं बाहर आता हूं और यहाँ पे मैं देता हूं एक नया स्लाइड। नया स्लाइड में हमारे को कंपैरिजन नहीं दिखाना, तो सिंगल वाला भी चलेगा, ठीक है। एंड द पार्ट इज इसमें है कि वी कैन नॉट टेक टू कैच ब्लॉक फॉर सेम एक्सेप्शन, है ना। कांट टेक टू कैच ब्लॉक for same exception. Fine, this is the whole story we need to cover. अब इसके अंदर जब आपने प्रोग्रामिंग शुरू करा, इस प्रोग्राम का साइज लिया आपने 24, fine. Now we have to make a try block. We have to make a try block, है ना। ट्राई ब्लॉक बनाया। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, SOPLN लिखा और सेम प्रॉब्लम 10/0 कर दो और टर्मिनेट कर दो, ठीक है। इस ट्राई ब्लॉक को क्लोज कर दो, चलेगा। अब इसको मैं पहले लाइन में ले लूं, ये तुम्हारा ट्राई ब्लॉक था। अब फिर तुमने दिया इसके जस्ट नीचे, इस ट्राई ब्लॉक के नीचे कैच, ठीक है, और टाइप दे दिया इसका AE और E, इसको करा क्लोज, फाइन, और इसको करा तुमने फिर ओपन और फिर इसको कर दिया तुमने क्लोज। मीन्स सम स्टेटमेंट शुड बी देयर। आप इसके बीच में कुछ स्टेटमेंट पास करते हो, स्टेटमेंट 1 से लेके STN तक चलेगा। This is the first catch part, and then after the closing of first catch part, fine, we are making another catch, and we are again giving it AE and E, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे दिया C catch अर्थमेटिक एक्सेप्शन E and E, फाइन, और फिर हमने इसको करा ओपन, कुछ स्टेटमेंट पास करें, और फिर इसको कर दिया अपन ने क्लोज, फाइन। तो अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, वाई दिस, है ना। वी कैन नॉट गिव टू कैच ब्लॉक फॉर सेम एक्सेप्शन इफ देयर इज अ सेम काइंड ऑफ एक्सेप्शन देयर, फाइन। वी कैन नॉट गिव टू कैच ब्लॉक, फाइन। सो इन दिस केस इट विल ऑलवेज गिव कंपाइल टाइम एरर, इट विल ऑलवेज गिव कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आया आपका, तो कंट्रोल फ्लो के हिसाब से भी बोथ आर ऑफ सेम टाइप, तो दिस हैज बीन कॉट ऑलरेडी, समझ रहे हो। ये already been, this already been caught, the first catch block is already been caught, then why the second block is needed? Why this needed? Not needed, it's not needed,
It's not required. Fine. So if it's not required, it is not preferable to use two blocks, two catch blocks for same type of exception or for same exception. Fine. अब इसी के अंदर एक कंसेप्ट है फाइनली ब्लॉक. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको समझना और दिस विल हेल्प यू आउट कि तुमको सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है एंड एवरीथिंग. यहां तक जितना मैंने बताया इसमें समझने में कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं? काम करता हूं मैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ने जो है वो हायरार्की देखी. हायरार्की क्यों देखी? ताकि हम डिफॉल्ट हैंडलर और उसके क्लास का कंट्रोल फ्लो देख सके कि कैसे वो कंट्रोल फ्लो मूव होता है. दूसरे बाद हमने ना ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक क्यों यूज होता है और उसको यूज करने का जो सही तरीका है वो क्या है. ठीक है, वो देखा. एंड विच इज हाईली रिकमेंडेड स्टेप और मेथड्स टू गो फॉर मल्टीपल कैच ब्लॉक, उसका स्टाइल देखा. ठीक है, कि वो कैसे अपन लिखते हैं when there is a try block for ASCII code and there are multiple catch blocks. फिर हमने जो है वो दोनों में वैलिड और इनवैलिड स्टेट्स देखे कि कैसे जो है चाइल्ड टू पेरेंट इसका फ्लो होना चाहिए. जो JVM है वो हमेशा चाइल्ड टू फ्लो रखता है, फ्लो when as far as catch block is concerned. Fine, it's not like top to bottom, it's like child to parent. Fine, so there are two cases for comparison. And the last thing we have gone through with that we cannot use two catch block for same exception. Fine, ये सारे केसेस अगर अपने को आते हैं तो कैच और ट्राई ब्लॉक का, मल्टीपल ट्राई ब्लॉक का एक क्वेश्चन भी तुम मिस नहीं करोगे. दैट्स माय प्रॉमिस. अगर कुछ मान लो एक्सेप्शंस के अंदर एक्सेप्शंस हो तो वी विल डिस्कस इट इन अ क्लास. फाइन, so you have to go through with all the questions on Java T point, on Geeks for Geeks and code quotient of course, वहां पे भी देख लेना. और कोई भी दिक्कत आएगी तो we will solve it out in a separate session. Fine, now the next concept is, इसके जस्ट बाद जो है वो नया स्लाइड लेते हैं. नया स्लाइड में अपन देखते हैं कि फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है. ठीक है, हाउ फाइनली ब्लॉक वर्क्स. इसको क्या नाम दे अपन? फाइनली, स्मॉल में ही होगा FB, फाइनली फाइनली ब्लॉक. ठीक है, अब ये कैसे काम करता है ये हम यहाँ पे अभी देखते हैं. ठीक है, आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ योर स्क्रीन. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में ही पहले एक्सेप्शन क्लास में इन अ वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन क्लास वी हैव डिस्कस्ड इट. जब हमने देखा था कि अगर हमारे को कोई डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना है, ओपन इसको करते हैं अपन 24 साइज. ठीक है, हमारे को कोई डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना है, ओपन DB कनेक्शन ऐसे लिखा हमने. ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप था वो क्या था? रीड DB. Fine, and the last step is close the DB, close the DB connection. Fine, so it's done. ये जो है वो तुम्हारा स्टेप है. ठीक है, अब ये जो तुम्हारा क्लोज DB कनेक्शन है, ठीक है, ये जो तुम्हारा क्लोज DB कनेक्शन है,
यहां से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती। ठीक है, और वो क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा वो हम अभी देखते हैं। तो मैं इसको जो है वो रेड कलर में कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लोज डीबी कनेक्शन है इसको अपन बोलते हैं क्या, यहां से तुमने क्लोज कर दिया। आपको मैलॉक और कैलॉक याद है? सभी को याद है मैलॉक कैलॉक? अब आप ये बताओ कि मैलॉक और कैलॉक में क्या होता था? अलोकेशन होता था और डी अलोकेशन होता था। न्यू से जो है वो नया अलोकेट होता था रिसोर्स। ठीक है, और मैलॉक और कैलॉक जब आप देते थे तो एक अलग ब्लॉक जो है वो रिसोर्स ब्लॉक वो बन जाता था और उसको एक मेमोरी अलोकेट हो जाती थी। तो जब तुमने ओपन करा था डीबी तो वहां पे रिसोर्स जो है वो अलोकेट हो गया था। अब जब क्लोज करोगे तो रिसोर्स डी अलोकेट होगा। सिंपल सा एग्जांपल, डी अलोकेट, डी अलोकेट। ठीक है, तो इसको रिसोर्स डी अलोकेशन कोड बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इसको रिसोर्स डी अलोकेशन कोड बोल सकते हैं, या फिर पुराना सारा जो है वो किया हुआ कोड जो है उसको खत्म कर दो, क्लियर कर दो। ठीक है, तो इसको क्लीन अप कोड भी बोल सकते हैं कि अब नया कुछ शुरू करना है, क्लीन अप कोड याद रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसोर्स डीअलोकेशन कोड एंड क्लीन अप कोड। व्हाट? क्लोज डीबी कनेक्शन। सो इफ वी आर गोइंग फॉर ट्राई, फाइन। नाउ इफ वी आर गोइंग फॉर ट्राई, अगर हम यहाँ ट्राई लिखते हैं, ट्राई का ब्लॉक बनाते हैं और इस ट्राई के टी को जो है वो हम स्मॉल रखते हैं। सो इफ वी आर गोइंग फॉर ट्राई, और ट्राई के अंदर हमने ले लिया ओपन डीबी कनेक्शन, ओपन डीबी कनेक्शन। ठीक है, और फिर हमने ले लिया सेकेंड लाइन में रीड डेटा पूरा ही। ठीक है, और थर्ड लाइन में ले लिया हमने क्लोज डीबी। फाइन, और अब इस ब्लॉक को हमने कर दिया बंद। ठीक है, तो इन दिस केस जब आपने यहां पे क्लोज डीबी दिया है, देख रहे हो जो क्लीन अप कोड है, जो तुम्हारा रिसोर्स डीएलोकेटिंग कोड है, ये चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ट्राई के अंदर जो पहला ब्लॉक है उसके बाद तो तुम सीधा चले जाते हो कैच पे। ठीक है, तो अगर मान लो ट्राई के अंदर जितने तुमने पूरा कोड ही अगर वो रिस्की है तो तुम्हारा पहला लाइन जो है उसमें ही रिस्क होगा। अब देखो, अब ये क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो जब हम डेटाबेस ओपन कर रहे हैं या फिर अगर मान लो कि प्रॉब्लम उसमें रीड डेटा में है, ठीक है, यहां पे भी एक्सेप्शन है और यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, तो रीड डेटा वाला पार्ट ही अभी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ओपन में ही अगर अपने को दिक्कत है तो वो सीधा जाएगा कैच के पास कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, फाइल नॉट फाउंड और समथिंग। तो जो क्लोज डीबी है, जो रिसोर्स डीएलोकेटिंग कोड है, वो रन करेगा? कभी नहीं करेगा। और जब कभी नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी, है ना। ये इस केस में कभी भी, अब मान लो यहां से तुमने कैच शुरू कर दिया, यहां से तुमने कैच शुरू कर दिया, यहां से तुमने कैच शुरू कर दिया। अब ये जो क्लोज डीबी कोड है जिसको तुमने, मैंने ब्लैक लाइन में लिखा है, इट विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड, इट विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड। फाइन, तो क्या करें? अब इस कैच के अंदर मान लो तुमने लिख दिया था कुछ भी, जैसे इसको यहाँ नीचे रहने दो, इस कैच के अंदर तुमने लिख दिया था एक्सेप्शन ई, ठीक है, और कुछ भी स्टेटमेंट पास कर दिया था। सो क्लीनअप कोड नेवर इन ट्राई ब्लॉक, इसका ये कहना है कि जो क्लीनअप कोड है उसको कभी भी अपन ट्राई ब्लॉक में नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट विल नेवर गेट चांस टू गेट एग्जीक्यूट। ठीक है, और ट्राई ब्लॉक हमेशा क्या होता है? रिस्की कोड के लिए होता है। तो रीड डीबी के बाद जो मेन फ्लो है वो अल्टरनेट फ्लो में जाएगा ही नहीं। रीड डीबी के बाद जो मेन फ्लो है वो कभी अल्टरनेट डीबी में जाएगा ही नहीं। फाइन, सो ओपन डीबी कनेक्शन, रीड डेटा और कैच के अंदर अपन ने करा, और फिर क्लोज डीबी दे दिया। ठीक है,
अगर मान लो कि तुम उसको कैच में भी देते हो, अगर मान लो कि यहां से मैं इसको हटा दूं सेम प्रोग्राम में, यही क्लीनअप कोड है, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि मैं एक्सेप्शन ई करा और एक्सेप्शन ई के अंदर इस सेम कोड को मैं इसका साइज जो है वो 20 कर देता हूं, ताकि मैं इसी स्लाइड में तुमको समझा पाऊं क्या केस है। हाँ ठीक है, अब इस कैच ब्लॉक को जैसे ही तुमने यहां से ओपन करा और क्लोज से पहले, ठीक है, यहाँ ओपन के टाइम में यहां दे रहे हो क्लोज डीबी कनेक्शन, अब चलेगा? एनी आंसर क्लास? मैसेज करो। अब ये कोड चल जाना चाहिए, ऊपर से तो हटा दिया मैंने क्लोज डीबी। नाउ आई एम, पहले वाला केस तो ये नहीं चला, तो इसको मान लो कि मैं बना देता हूं सेम प्रोग्राम में कमेंट। आई एम आस्किंग टू एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड, व्हेन आई एम setting this particular code in a catch block, now it will run or not? कैच ब्लॉक किसके लिए काम करता है? कैच ब्लॉक के अंदर क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलर। तो एक्सेप्शन हैंडलर कोड जो है वो किसके लिए होगा? जो ट्राई में होगा उसी के लिए तो होगा। अगर मान लो कि किसी कोड के अंदर एक्सेप्शन नहीं है, तो वो कभी कैच ब्लॉक जो है उसके लिए एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा। सो इट इज नेवर रिकमेंडेड, इसका क्या समरी है? इट इज नेवर रिकमेंडेड it's never recommended what? To use cleanup code in catch block. To use cleanup code in catch block. Fine. To use cleanup code in catch block. ठीक है, क्योंकि उसमें एरर ही नहीं है, तो एक्सेप्शन ही नहीं है, तो वो काय को यूज करेगा? नो एक्सेप्शन नो कैच ब्लॉक, सिंपल। नो एक्सेप्शन नो कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक विल बी आइडल फॉर दिस। ठीक है, अब यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक फाइनली का जो कंसेप्ट है वो आया नहीं है। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत आई जो फाइनली को आना पड़ा। अब अभी हमने ये नहीं देखा है कि हाउ फाइनली विल हैंडल दिस। फाइन, नाउ वी विल सी हाउ फाइनल विल हैंडल दिस। ये स्लाइड समझ में आया सबको? पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर इस क्लोज डीबी को क्यों नहीं दिया तुमने? प्रोग्राम फिनिश कोड था ना ये, प्रोग्राम फिनिश करके रिसोर्स को डीअलोकेट करता, या फिर क्लीन अप कोड बोल लो। तो इसको ट्राई के अंदर क्यों नहीं दिया? ट्राई के अंदर हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये रिस्की कोड नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और इवन इफ इट इज रिस्की, सपोज फॉर अ व्हाइल, इवन इफ इट इज रिस्की, on third line or fourth line in a try, when your control is passing from the first line only to the catch block, it cannot be, it will never get a chance to get executed. Fine. So if there is no exception in that particular line in a cleanup code, it can, there most probably there would not be any exception for sure. So if there is no exception, it cannot although transfer to the catch block also. It cannot be put in the catch block also because there is no exception, no catch block concept. अगर एक्सेप्शन नहीं है तो कैच ब्लॉक कभी काम ही नहीं करेगा। फाइन है, सही है। तो कैच ब्लॉक काम नहीं कर रहा, तो हम इसको कैसे टैकल करें? तो इसको टैकल करने के लिए फाइनली ब्लॉक आया, एंड हाउ इट विल टैकल इट वी विल सी इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शो right now. Fine, so the new slide will be like this. Finally code working. अब देखते हैं कि ये कोड कैसे काम करता है। ठीक है, तो लेट्स मेक इट ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि फाइनली कोड होता क्या है। फाइनली कोड इज स्पेशली डिजाइंड फॉर क्लीनअप कोड। ठीक है, फाइनली कोड इज स्पेशली डिजाइंड फॉर cleanup code. Don't forget this.
फाइनली कोड इज स्पेशली डिजाइन फॉर क्लीनअप कोड। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग। सो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक, ठीक है, मैं पुराना वाला एग्जांपल जो है यहाँ पेस्ट करता हूँ, उसी में चेंजेस कर देंगे, वाई वेस्टिंग टाइम। सो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, दिस ट्राई ब्लॉक, there is no slide and we are फाइन। ट्राई ब्लॉक लिया, ओपन डीबी, रीड डेटा, ट्राई ब्लॉक लिया, ओपन डीबी, रीड डेटा, यहां तक सब सही चल रहा था। इस वाले लाइन को मैं यहां से हटा देता हूं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। फाइन नाउ देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कैच। फाइन, सो कैच आया, एक्सेप्शन ही आया। अब कैच के अंदर क्लीनअप कोड तो दे नहीं सकते हैं, तो देयर इज नो चांस, तो मैं इसको भी हटा देता हूं। अब कैच के अंदर एक्सेप्शन ही आया और इसके अंदर कुछ भी हैंडलिंग कोड डाल दो, जो भी तुम देना चाहते हो। फाइन नाउ, then now the question raised, how to handle this? Now the question raised, how to handle this? So there is a concept called finally। जैसे ही ये कैच ब्लॉक बंद होगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा फाइनली, फाइनली, और इसका भी अपना एक ब्लॉक होएगा, फाइनली इसका अपना ब्लॉक होएगा। इस ब्लॉक के अंदर आप लिखोगे क्लोज डीबी कनेक्शन, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है मैं बताता हूं। ऐसे लिखा तुमने, इसको बंद कर दिया, ठीक है। द मेन पॉइंट जो इसकी खासियत है, चाहो तो आप लिख लो या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसकी खासियत ये है कि द फाइनल कोड, द फाइनली कोड है ना, द फाइनली ब्लॉक will be executed, the finally block will be executed whether exception raised or not or handled or not। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्शन अगर है तो भी, नहीं है तो भी, एक्सेप्शन अगर हैंडल हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी। जब आपने यहाँ फाइनली के अंदर इसको क्लोज करा है, जो क्लीनअप कोड है उसको आपने अगर फाइनली के अंदर लिया है, तो इट विल नेवर सी कि एक्सेप्शन रेज हो रहा है या नहीं, और एक्सेप्शन रेज अगर हो रहा है तो ये हैंडल हुआ है या नहीं। फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ऑलवेज, है ना, शानदार कॉन्सेप्ट। तो अब फाइनली के अंदर जब तुम क्लीनअप कोड पास करते हो, तो वो फाइनली कोड तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, whether there is an exception in a try block and whether it is not handled in a catch block, whether there is an exception in a try block and whether it is handled in that particular catch block, doesn't matter anything for finally block to get executed, it will be executed in any condition। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या दे सकते हैं, इसका जो एक समरी है वो हम क्या दे सकते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ लिखा है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं तो वी हैव टू यूज ट्राई डेटा, फाइन, वी हैव टू यूज दैट ट्राई डेटा। और इस ट्राई डेटा के अंदर आपने क्या करा, जैसे हमेशा करते हैं रिस्की कोड, तो इसका एक बार फ्लो देख लो, आप इसके अंदर हमेशा रिस्की कोड डालते हो, ठीक है। कैच एक्सेप्शन करते हो, कैच एक्सेप्शन के अंदर हमेशा हैंडलिंग कोड डालते हो। फाइनली करते हो, फाइनली के अंदर हमेशा क्लीन अप कोड या रिसोर्स एलोकेशन कोड डालते हो। इसके अंदर हमेशा आप जनरली क्लीन अप कोड और रिसोर्स डी एलोकेशन कोड डालते हो। आई होप यहां तक समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो प्लीज बताइए।
So this is the whole summary. This is the whole summary how finally will get executed. Fine. अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो फाइनली का सारा एग्जाम्पल आप कर सकते हो, मल्टीपल कैच का कर सकते हो, ट्राई और कैच का कर सकते हो, ये 3 चीजें कर सकते हो. ठीक है. थ्रो में अभी आपको नहीं जाना, ना थ्रोज में जाना है. वी विल हैंडल दिस इन टुमारोज क्लास. फाइन. अभी अपने पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि केसेस कैसे बन सकते हैं फाइनली के अंदर. ठीक है. सो वी विल डिस्कस द केसेस वन बाय वन. थोड़ा सा टाइम दे दो आज ताकि ये हमारा फिनिश हो जाए पूरा जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक है. And if even if you are leaving the class, I'll make it done and we'll share the video to you. But I mean requesting you to be there ताकि ये बहुत आसान कंसेप्ट है. You will enjoy. तुम बोर नहीं होगे. जहाँ पे होगे मैं खुद ही छोड़ दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा. बस फाइनली का देखते हैं. थ्रो और थ्रोज मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज. ठीक है. सिर्फ फाइनली का जो है एक आध एग्जाम्पल देख देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं है. फाइन. सो ये वाला पार्ट हो गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. So the new slide will be like this. So इसमें बस एक ही है. Finally examples we have to go through with. So finally examples हम देखते हैं. Finally examples. Fine. So there is first case. इसमें तुमने क्या करा है कि लिया है ट्राई. ठीक है. इसके अंदर तुमने लिया है ट्राई. तो 20 साइज का लिया इसको ट्राई और यहाँ पे आपने इसको करा ओपन. इसके अंदर तुमने ले लिया SOPLN और ब्रैकेट के अंदर ले लिया तुमने पहले में ट्राई. ठीक है. इसके बाहर आया, इसको प्रिंट करा, क्लोज करा, बाहर आया. ठीक है. और इसको क्लोज कर दिया. मैं इसको पहले लाइन में ही क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शायद जगह कम पड़े. फिर हमने लिया कैच ब्लॉक. कैच के अंदर तुमने पास करा एक्सेप्शन ई, क्लोज करा. ठीक है. और इसको क्लोज करने के बाद इसका ब्लॉक ओपन करा. ब्लॉक के अंदर तुमने दे दिया SOPLN और इसके अंदर तुमने दे दिया कैच. बाहर आए, इसको क्लोज करा और बंद करा और इसका क्लोज करा. ठीक है. अब इसके जस्ट नीचे आया और तुमने लिखा फाइनली. फाइन. यू ओपन दिस ब्लॉक, इसको लिखा F, इसको लिखा कैच. ठीक है. फाइनली के अंदर तुमने इसका जब ब्लॉक बनाया तो तुमने लिखा SOPLN और इसके अंदर तुमने लिख दिया मान लो फाइनली. बाहर आए, क्लोज करा, बंद करा. ठीक है. अब फाइनली बंद हो गया और क्लोज हो गया. ठीक है. तो अब ये क्या जो है इसके अंदर ये प्रिंट करेगा, ये बताओ. सर ट्राई फाइनली. वेरी गुड. एनीवन एल्स? आंसर कौन दे रहा है? सत्यम, सहदेव, किसने दिया आंसर? सर अभय. अभय ने आंसर दिया. और कोई? सहदेव, विधि, अभय, सोमाक्ष, राहुल, समझ आ रहा है? कैच ब्लॉक जो है वो कब काम करता है? जब कोई एक्सेप्शन होता है. ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन दिखा आपको? नो एक्सेप्शन. तो कैच ब्लॉक क्या होगा? आइडल हो जाएगा. आइडल हो जाएगा तो ये आउटपुट क्या प्रिंट करेगा? आउटपुट प्रिंट करेगा सबसे पहले तो ट्राई के बाद ये कैच ब्लॉक काम ही नहीं किया तो सीधा फाइनली. चलेगा? सहदेव हो या लॉगिन करके गायब हो?
जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? try or finally would be the output. So this is the first case where catch block won't work. ठीक है, और finally जो है वो हर केस में execute होगा. तो this is the first case जिसमें ठीक है, अब इसमें जो है वो कैच ब्लॉक काम नहीं करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर देयर इज नो एक्सेप्शन. ठीक है, फाइनली के एग्जांपल में. तो इसको आप एक बार देख लो और कोई दिक्कत हो तो बताओ इस वाले में. इसके इस आउटपुट में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो. शुड आई मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल? एक्सेप्शन रेज्ड एंड हैंडल्ड. पहला था when there is no exception, so that when there is no exception, no catch block. Now the next case is when there is exception raised, when there is exception raised and when that particular exception is handled. Fine, so I'm leaving this and we are selecting a new slide. अब ये केस जो है इसके अंदर ये बोल रहा है एक्सेप्शन रेज एंड हैंडल. ये पढ़ा था ना हमने, एक्सेप्शन रेज्ड एंड हैंडल्ड. फाइन, अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन? इसका एग्जांपल हम पुराना वाला लेते हैं. पुराने वाले एग्जांपल को कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें चेंज करेंगे ये रहा. ठीक है, या इसी में चेंज करते हैं. ट्राई ब्लॉक लिया, SOPLN ट्राई करा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसी के अंदर ट्राई के अंदर हमने एक और लिया ब्लॉक SOPLN. ठीक है, और इसके अंदर हमने पास कर दिया 10/0. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम. एक्सेप्शन आएगा, yes, exception is there, we can see that. Fine, now this try block is finally closed. Fine, now there is exception block. तो exception block के अंदर जो है वो यहाँ पे आ गया arithmetic exception. Fine, arithmetic exception E, और इसके अंदर तुमने प्रिंट कर दिया catch. Fine, और फिर फाइनली ब्लॉक आया, फाइनली के अंदर तुमने कर दिया फाइनल. ठीक है, तो एक्सेप्शन आया भी और क्लिक भी हो गया. तो पहले जो है वो ट्राई प्रिंट हो जाएगा, फिर कैच प्रिंट हो जाएगा और फिर फाइनली प्रिंट हो जाएगा. यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अगर इस प्रोग्राम में किसी को भी कोई इश्यू है तो प्लीज बताओ मेरे को. अगर एक्सेप्शन, ये दूसरा केस है, अगर एक्सेप्शन आता है और एक्सेप्शन हैंडल्ड हो जाता है तो क्या आउटपुट प्रिंट करेगा? इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए. इन दिस केस दिक्कत है? अब बस 15-20 मिनट और धैर्य से देखो और समझो. यहाँ तक मैं मान रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, समझ में आ रहा है. वी आर आउट ऑफ दिस slide. Now the next case is when there is exception raised but it is not getting handled. Now the third case is when there is exception is getting raised but it is not getting handled. So suppose the same program exception जो है वो raise हुआ और यहाँ पे हमने arithmetic exception की जगह पास कर दिया null pointer exception. ठीक है, अगर I'm asking for a Java class, you are asking from Java class and somebody is teaching you Python or somebody is teaching you JavaScript or something. So that's kind of case. Fine, or somebody is teaching you applied sciences or mathematics or something. Anything apart from Java would make some exception and would make error that exception is not being handled. Fine, so my point is if you are getting an exception and when it is not getting handled तो कैसे काम करेगा? अब SOPLN के अंदर तुमने कैच लिया, कैच को प्रिंट कराया, ठीक है,
और फाइनली के अंदर फाइनल को। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, इसका क्या आउटपुट होगा? ट्राई जो है वो नो एक्सेप्शन है, एग्जीक्यूट करेगा। कैच जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर आ चुका है यहाँ पे जो है, एक्सेप्शन रेज्ड एंड नॉट हैंडल्ड, नॉट कॉट। फाइन, यानी कि कंपाइल एरर, ठीक है। बट वी आर getting the concept of finally is a beautiful concept. तो in this case also when exception is raised, finally हमने क्या पढ़ा है, whether there is exception raised or not, whether there is exception is handled or not, finally will get executed for sure. So try finally, और finally जो है वो मतलब नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन क्या चक्कर होएगा, ट्राई फाइनली एंड एक्सेप्शन रेज्ड, और जो टर्मिनेशन होगा वो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल? द टर्मिनेशन विल बी एबनॉर्मल। एबनॉर्मल टर्मिनेशन। सही है, कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर्ड, आई मीन एवरीथिंग इज फाइन। मैं इसको आपकी स्क्रीन पे जो है वो ठीक है, raised and not handled. In this case the output will be like this. When the concept, when it is raised and when it is not handled, then we can do like this. Fine. So this is the different cases. Fine. अब मान लो कि फाइनली है और कुछ रिटर्न भी करवा रहे हैं हम, ठीक है, फाइनली वर्सेस रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो जहां पे भी मेथड के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जहां पे भी मेथड स्टेटमेंट में रिटर्न स्टेटमेंट होगा वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद रेस्ट ऑफ द मेथड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कैसे, वो भी हम अभी देखेंगे। और इस केस में जब एक्सेप्शन होगा भी और उसको हैंडल नहीं किया जाएगा, तब भी जो है वो फाइनली कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट केस इज कि रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न वर्सेस फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस क्लास टेस्ट के ऐसे आउटपुट को मैं हटा देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, और मैं थोड़ा और इसको कॉपी करता हूं, और एक इसको कॉपी, then there is a new slide, और फिर हम ठीक है, इसको अपन दे सकते हैं फाइनली वर्सेस रिटर्न स्टेटमेंट। फाइन। अब इसमें हम एक क्लास ऐड कर सकते हैं, इस क्लास का नाम दे देते हैं हम क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट के बाद हमने इसको ओपन करा और फिर हमने दे दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। फिर वापस ओपन करा, और ओपन करने के बाद हमने फिर ट्राई से शुरू करा, ठीक है। ट्राई दिया, SOPLN ट्राई दिया, और जैसे ही SOPLN ट्राई दिया कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो इसके जस्ट नीचे जो है तुमने रिटर्न करा लिया। तो ये वाला लाइन जो है ये मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस लाइन के पास हम दे देते हैं रिटर्न फाइन। सो दिस इज कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट। फिर कैच दिया, कैच जो है वो नॉर्मली काम कर रहा है, कैच, और यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दो या नल पॉइंट एक्सेप्शन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ना अभी, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और फिर
कैच के अंदर आपने प्रिंट करा लिया एक्सेप्शन, ठीक है, या फिर सिर्फ एक्सेप्शन ही दे दो और इसके अंदर आपने प्रिंट करा लिया एक्सेप्शन, चलेगा। और फिर फाइनली ले लिया और फाइनली के अंदर आपने प्रिंट करा लिया फाइनली और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इन सच केसेस आपको प्रायोरिटी समझना है कि पहले कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ट्राई एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका जो आउटपुट आएगा, बताइए अब है कैसे काम करेगा अब ये। सर पहले तो ट्राई चल पड़ेगा बिल्कुल सही। और उसके बाद सर ये फिर फाइनली चलेगा सर सीधा। ट्राई चलेगा और इसके बाद आप बोल रहे हो फाइनली चलेगा। क्योंकि अभी हमने जस्ट जब इसको डिस्कस करा था तो मेरे कहने का ये पॉइंट था, ये था हमारा कंसेप्ट। ठीक है, तो मेरे कहने का ये पॉइंट था कि व्हेन देयर इज अ रिटर्न स्टेटमेंट, व्हेन देयर इज अ रिटर्न स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर व्हाट, व्हेन देयर इज अ रिटर्न स्टेटमेंट, जब मेथड स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट हो तो उस मेथड के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन तुमने क्या पढ़ा था कि मेथड के बाद तो कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन फाइनली तो हर केस में एग्जीक्यूट होता है। फाइन, तो ट्राई जो है वो पहले चला और फिर फाइनली चला और फिर जो है वो रिटर्न पे जाता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। फाइन, सो द प्रायोरिटी इज कि फाइनली विल एग्जीक्यूट बिफोर द रिटर्न स्टेटमेंट। फाइनली विल एग्जीक्यूट ऑलवेज, पहला समरी तो ये है। दूसरा कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट वहां पे है तो फाइनली वर्सेस रिटर्न में फाइनली को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। फाइनली विल एग्जीक्यूट before the return statement, first it will be executed and then the control statement goes to finally. Fine, so इसका एक और समरी है कि फाइनली स्टेटमेंट और फाइनली जो है कीवर्ड वो डोमिनेट करेगा रिटर्न स्टेटमेंट को, और उससे पहले जो रिटर्न से पहले जो है फाइनली एग्जीक्यूट होगा और देन प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड नॉर्मली, नॉट एबनॉर्मली। प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड नॉर्मली, तो यहाँ पे नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फाइनली और रिटर्न का जो प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो देयर आर 2 more examples and then the today's class will be finished. Fine, we will finish it off after giving 2 examples only. So let's see it one by one. फाइनली वर्सेस रिटर्न हो गया। अब नया वाला जो है वो है इसी के अंदर एक एग्जांपल है, इट वोंट टेक मच टाइम। आपने यहाँ पे लिया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर आपने ट्राई यूज नहीं करा। आपने लिया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपने दे दिया यहाँ पे SOPLN के अंदर मेथड M1 मेथड जो है वो आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, फिर आपने यहाँ इसके जस्ट नीचे, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, SOPLN लिया, SOPLN को क्लोज करा। अब यहाँ पे आप जो है वो रिटर्न को हटा रहे हो। रिटर्न से जस्ट पहले आपने लिया पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, इंट M1, ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक इंट N1 के अंदर जो है वो तुमने यूज करा ट्राई ब्लॉक। ठीक है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर तुमने यूज करा रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न क्या करवा रहे हो तुम? रिटर्न करवा रहे हो 777। ठीक है, अब रिटर्न करा रहे हो 777 और इसको कर दिया तुमने यहाँ पे क्लोज। कैच के अंदर एक्सेप्शन ई, ठीक है, और कैच के अंदर रिटर्न करा रहे हो, कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहे, इसके अंदर जो है तुम रिटर्न करा रहे हो रिटर्न 888, सॉरी 888। फाइन,
और इसको कर दिया क्लोज। फाइनली के अंदर तुम रिटर्न करा रहे हो, फाइनली के अंदर तुम रिटर्न करवा रहे हो 999। फाइन। अब ये एक प्रोग्राम है, अब इसका आउटपुट जो है वो आप मेरे को देख के बताओ। अब है, अगर आपको आता है तो अभी मत बताना, मैं बाकी बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ। इसके बाद बस एक एग्जांपल और है। ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स फॉर दिस। फाइन, एक बार इसको देखो और मेरे को बताना कि हाउ इट वर्क्स। जितना तुमने अभी पढ़ा है उससे ही रिलेटेड मैं ये पूछ रहा हूँ। यू शुड नो दिस। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें आपने क्या पढ़ा था, इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में, ये फाइनली वाले में, कि अगर एक्सेप्शन रेज होगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, और रिटर्न से हमेशा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और जो मेन कंसेप्ट था रिटर्न और इसमें, कि जब तुम मेथड के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट करते हो तो उस मेथड के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, चूंकि इसमें ट्राई और कैच ब्लॉक है। ठीक है, और ट्राई के अंदर जो है वो रिटर्न करवा रहे हो तो वो मेथड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। ठीक है, और ट्राई के अंदर कोई एरर है नहीं तो कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा नहीं, बट फाइनली विल एग्जीक्यूट इन ऑल केसेस। सो द आउटपुट विल बी लाइक, क्या होगा इसका आउटपुट हमेशा 999, क्योंकि फाइनली एग्जीक्यूट होगा, ओनली इट विल बी एग्जीक्यूटेड, सो इट विल रिटर्न 999। एंड चूंकि इसमें ट्राई और कैच का जो है वो कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें ट्राई और कैच का जो कंसेप्ट है, तो ट्राई में कोई एक्सेप्शन है नहीं, है ना, एक्सेप्शन है नहीं तो वो चलेगा नहीं। फिर आया रिटर्न का कंसेप्ट, तो मेथड के अंदर रिटर्न लगा देने से उस कोड के बाद कोई भी चीज रिटर्न नहीं होता। तो ट्राई में कुछ कोड ही नहीं है तो कोई चलना नहीं, कोई कोड नहीं है तो कोई रिस्की कोड नहीं है तो कैच ब्लॉक काम करना नहीं, तो कैच को तो भूल ही जाओ। ठीक है, but finally will execute in all cases, so finally will give 999 answer. Is there any query regarding this? Then there is a last concept. The last concept is system exit. ठीक है, system dot exit का concept है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कहीं कहीं प्रोग्राम में होगा, MCQs वगैरह में आएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, इट विल टेक 5 minutes and we will finish it off. Fine. So let's select a new slide, and this concept is system dot exit. System dot exit. Fine. And मान लो कि हमने लिया है ट्राई ब्लॉक, है ना, हमने लिया यहाँ पे ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे इसको ओपन करा और हमने इसको यहाँ पे ओपन करा, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम ले रहे हैं 100 और 1000 लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है, 1000 रिस्की कोड्स ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको कर दे रहे हैं हम यहाँ पे क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे दे रहे हैं कैच, और इसके अंदर एक्सेप्शन ई टाइप का चलेगा। फिर इस कैच के अंदर भी हम ओपन और क्लोज कर रहे हैं। फिर हम दे रहे हैं यहाँ पे फाइनली, जो हमने सीखा है, और इसको भी हम यहाँ पे ओपन और क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली को जब हमने यहाँ पे चलाया तो इस फाइनली के ओपन और क्लोज के बीच में, ठीक है, जब फाइनली कोड एग्जीक्यूट हुआ तो इस फाइनली कोड के एग्जीक्यूशन में पावर लॉस हो गया, है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बीच में है जो पावर कट हो गया, और मैं आपको पीसीज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। फाइन, एंड आई हैव नो बैकअप, नो यूपीएस और समथिंग, सो it will, the JVM would certainly be shut down. Fine.
सो जेवीएम शट डाउन होएगा तो जेवीएम से एग्जिट हो जाएगा, एक्सप्लिसिटली एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। पावर गॉन, तो फाइनली विल एग्जीक्यूट और नॉट इन दिस केस? ऑफ कोर्स नॉट। फाइनली को हैंडल कौन करता है? जेवीएम। और अगर जेवीएम ही शट डाउन हो जाएगा तो फाइनल को कैसे हैंडल होएगा? ठीक है। तो इन दिस केस देयर इज अ कंसेप्ट कि फाइनली से पहले अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो हम कहाँ यूज करेंगे दैट आई विल लेट यू नो। तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सिस्टम डॉट एग्जिट, दिस कंसेप्ट। तो ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे पहले अगर आप लगा दो तो ये पहले काम कर जाता है फाइनली से। इट विल गेट हाई प्रायोरिटी देन फाइनली। Fine, it will get high priority then finally, and this is the only situation, this is the only situation जहां पे फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जेवीएम से, when finally won't get executed by JVM। फाइन। अब तुम फाइनली तक के सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। कल हम थ्रू और थ्रूज करेंगे एंड छोटी छोटी बातें उसकी देख लेंगे और देन द एक्सेप्शन हैंडलिंग इज गॉन। फाइन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग एंड आप एक आध दिन जो है वो कोड क्वेश्चन कर सकते हो अपने हिसाब से एंड देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। फाइन। फाइन। अब यहाँ पे मान लो कि अपने लिया ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं पहले वाले प्रोग्राम में जाता हूँ। ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे SOPLN ट्राई लिया, ठीक है। SOPLN ट्राई लेने के जस्ट नीचे यहां से मैं इसको उठाता हूँ, इस वाले में समझाता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट वाला जो है एक स्लाइड लेता हूँ ताकि इसकी थ्योरी जो है आपको दिखती रहे। System dot exit, fine। So how it will work, we will see that, ठीक है। ट्राई ब्लॉक लिया, SOPLN के अंदर ट्राई दिया, सिस्टम डॉट एग्जिट इसके जस्ट नीचे दे दो, सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट के अंदर दे दो 0, ठीक है। यहाँ कर दो इसको टर्मिनेट, ठीक है। तो इससे पहले जब तुम्हारा आउटपुट जो है वो आया तुम्हारा, ऐसे मान लो कि ट्राई ब्लॉक दिया, SOPLN दिया, ट्राई कराया, सिस्टम के अंदर जो है एग्जिट कर दिया 0 तुमने, तो इस सिस्टम 0 दे देने से जो है तुम्हारा जो टर्मिनेशन है नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। फाइन। और इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा? ट्राई। ट्राई। तो इसका आउटपुट ट्राई प्रिंट होगा, लेकिन अगर तुमने फाइनली के अंदर कुछ दे रखा है तो इन दिस केस फाइनली विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। फाइन। तो फाइनली विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, तो उस केस में टर्मिनेशन कैसा होगा? एबनॉर्मल टर्मिनेशन। समझ रहे हो या नहीं? अगर मान लो कि जेवीएम जो है वही शट डाउन हो गया है और फाइनली जो है वो डायरेक्टली हैंडल होता है जेवीएम से, है ना। तो अगर जेवीएम ही शट डाउन हो गया है तो फाइनली विल नेवर एग्जीक्यूटेड इफ देयर इज अ सिस्टम डॉट एग्जिट। तो सिस्टम डॉट एग्जिट 0 जो है वो आप लगाते हो हमेशा किसके लिए? नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे तुमने लिखा है सिस्टम डॉट 0, मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा है सिस्टम एग्जिट डॉट 0, तो फॉर 0 इट्स विल शो नॉर्मल टर्मिनेशन। सो इफ इट इज लाइक नॉन जीरो, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुमने कर दिया -10, नॉन जीरो है ना, या फिर
1000, तो क्या काम करता है ये? हाउ इट विल बिहेव देन? आंसर अभय? सर ये 1000 मिली सेकेंड्स के लिए नहीं, कोई टर्मिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभय। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1000 की जगह पे मान लो तुमने दे दिया -10, इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट है कि नॉन जीरो और जीरो के लिए ये कैसा बिहेव करता है, ठीक है? तो अगर मान लो कि 0 दिया तुमने, तो ये नॉर्मल टर्मिनेशन जो है वो अभी बता रहा है, ठीक है? और अगर मान लो कि तुमने इसमें 1000 दे दिया, या फिर अगर इसमें तुमने -10 दे दिया, तो ये कैसा बिहेव करेगा? दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। कल सर्च करना और इसके सारे एग्जाम्पल पढ़ के आना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आप लोग पेशेंस से सुने। इसका जो है वो वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और मेरे को कल खाली बताना कि सिस्टम डॉट एग्जिट में अगर नॉन जीरो नंबर हम देते हैं, माइनस या फिर 1000, तो क्या फर्क पड़ेगा जीरो के अलावा, या नॉन जीरो देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और जीरो देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जब हम जीरो देते हैं तो मैं आपको बता दूं, तो हमेशा जो है वो नॉर्मल टर्मिनेशन होता है। जब हम नॉन जीरो देंगे तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। आउटपुट यही देगा, ट्राई एंड समथिंग। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और पता चलेगा तो कल वी विल डिस्कस। मेरे को यही याद है अभी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू।